राजस्थान में एक तरफ दूसरे चरण के मतदान का शोर थमा तो वहीं अलवर के थानागाजी में हुए गैंगरेप की घटना ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया। अलवर के थानागाजी में दबंगों ने एक महिला का उसके ही पति के सामने रेप किया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह घटना चुनाव से पहले की मानी जा रही है और पुलिस भी इस मामले को लेकर सवालों में घिरी हुई है। पुलिस पर चुनाव के मद्देनजर इस घटना को छुपाने के आरोप लग रहे हैं। अब इस मामले पर सियासत गरमा रही है। विपक्षी पार्टी भाजपा ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। वहीं भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये ऐसी घटना है जिस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की और देर रात एसपी को एपीओ करके इस घटना को हल्के में लिया गया। चाहिए तो ये था कि इसकी पूरी वो जांच करते, कार्रवाई करते। राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से, क्योंकि मामला तंत्र से संबंधित था, कहीं सरफेस पर नहीं आ जाए, कांग्रेस को नुकसान नहीं होता चुनाव में, इसलिए दबाए रखा। इसलिए इसकी सीबीआई जांच जरूरी है और नैतिकता के नाते अशोक गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश का पुलिस महकमा भी इस मामले के सामने आने के बाद कार्रवाई में तेजी दिखा रहा है। अभी तक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कई टीमें बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बेवजह राजनीति कर रही है। खाचरियावास ने कहा कि सीकर का मामला हो या फिर ये मामला, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक को भी नहीं छोड़ेंगे, ठोकर मारेंगे, कोई अपराधी नहीं बचेगा। और इन मुद्दों पर राजनीति नहीं हुआ करती है, इन मुद्दों पर काम हुआ करता है। काम सरकार कर रही है, कोई कदम सरकार पीछे नहीं हटाएगी। गैंगरेप के इस मामले में सबसे गंभीर सवाल पुलिस और प्रशासनिक तंत्र पर लग रहे हैं कि आखिर 10 दिन तक क्या आचार संहिता की आड़ और राजनीतिक नफे नुकसान को देखते हुए मामला सामने नहीं आने दिया। वहीं समाज में जिस तेजी से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में इजाफा हो रहा है, उससे समाज का खोखलापन भी सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। जो अभी शर्मनाक घटना अलवर क्षेत्र में जो घटी है, उसमें जो सरकार ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया है और उन्होंने इतनी जल्दी इसके प्रति जो निर्णय लिया उससे हम बहुत खुश हैं। उनके फैसले से मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया वो बहुत बिल्कुल सही है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश रखना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसी फास्ट ट्रैक अदालतें बने कि अगर सामूहिक दुष्कर्म हुआ हो या अकेला दुष्कर्म हुआ उसको तुरंत फांसी की सजा दे देनी चाहिए। इसी से लोगों के जो आगे जो दुष्कर्मी है उनके हौसले पस्त रहेंगे। उनको ये लगेगा कि अगर हमने ऐसा किया भविष्य में तो हमारे साथ फांसी की सजा हो सकती है। विषय को लेकर बहुत चिंतित हूँ कि आज हमारा 20वीं सदी में देश कहाँ जा रहा है। महिला अपने आप को सुरक्षित बिल्कुल महसूस नहीं करती, चाहे घर हो या बाहर। हर महिला अपनी जब बच्ची को स्कूल भेजती है, उसके मन में जब तक स्कूल से घर नहीं आती एक डर लगा रहता है, क्या पता मेरे बच्चे के स्कूल में क्या हो जाए। तो ऐसी सब घटनाओं को लेकर जो भी सरकार हो उसको कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। गैंगरेप अब घर हो बाहर हो, तो इस तरह से मतलब कोई ना कोई समाज में एक माहौल हमें बनाना होगा। और अब हमें शायद ये लगता है कि महिलाओं को सरकार से आस छोड़कर हमें खुद को सशक्त होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तो अपनी सत्ता बचाने के लिए हर चीज को दबा रहे हैं। परंतु ज्यादा अच्छा है कि अब हम सब एकजुट हों और अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही प्रयासरत हों। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मुद्दा किसी से छिपा नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि समाज में एक दरिंदगी का मामला और सामने आया है।
अलवर के थानागाजी के पास एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म उसके पति के सामने किया जाए। ये हमने जैसे कुछ लोगों से बात की, कुछ स्टूडेंट से बात की, तो बच्चियों का कहना था कि सबको दिखाई दे रहा है, इसमें बोलने की आवश्यकता क्या है कि अब तो जानवरों से नहीं इंसानों से ज्यादा डर लगता है। मुझे लगता है कि निर्भया केस के बाद यह माना जा रहा था कि काफी कानून को सख्त किया गया है, इस तरह के उन्माद के खिलाफ एक जो लोगों का आक्रोश था वो बाहर निकल करके आया था। निर्भया उनमें से किसी की कुछ नहीं लगती थी, लेकिन इंसानियत के नाते एक लोगों में जो दबा हुआ गुब्बार था वो बाहर निकल के आया था। कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, लेकिन हर शहर, हर कस्बे में वो एक जोत लेकर के जो लोग निकल रहे थे, उससे एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि महिला उत्पीड़न और इस तरह के केसेस जो हैं उसके खिलाफ कितना आक्रोश लोगों में है। यही बड़ी वजह थी कि कितने लोग सड़कों पे उतरे। लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह के जब केस आते हैं तो हमें एक आम इंसान को हिला करके रख देते हैं। खैर चलिए, इस मामले को लेकर के बात की जाए। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एसपी को एपीओ कर दिया गया है, थाना अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं और पूरे थाने के खिलाफ जांच टीम गठित की है कि वो लापरवाही कहां रही है, ये पूरी तरह से इसकी जांच की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है और कहा है कि इसमें कोताही बरती गई है। दोषियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक बीजेपी नहीं बैठेगी। और हम आपको बता दें कि गुरुवार को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी साहब हैं, भाजपा नेता ओपी यादव साहब हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत है। मैं जोशी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि इस केस को एज ए पुलिस ऑफिसर आप किस तरह से देखते हैं? योगेंद्र जी, मैं ये केस बड़ा गंभीर है और ये पहला ही केस नहीं है। इस प्रकार के केस भारत में होते चले आए हैं, राजस्थान में भी पहले हुए हैं और निर्भया केस की जिसकी आप कर रहे थे वो भी पहले हुआ है। मैं आपको एक विशेष बात ये कहना चाहूंगा कि जब देश के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति की जब कमजोरी आ जाती है तो ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे देश में कानून का शासन है तो कानून लागू कौन करता है? ये पुलिस, आप समझते हैं कि पुलिस तो कानून लागू करती है, मिलिट्री जो सेना सीमा पर करती है और राजनीतिक पार्टियां लड्डू खाती रहती हैं। ऐसा नहीं है। हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति ही आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को प्रदर्शित करती है। जब हमारे देश की बाह्य सुरक्षा कमजोर हो गई तो देखिए नेता क्या बकवास कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा कमजोर है तो देखिए गुंडे क्या कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, सरकारें बदलने से इस प्रकार की गुंडागिर्दी नहीं रुकती है। यह गुंडागिर्दी रुकती है आंतरिक इच्छा शक्ति, जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनकी इच्छा शक्ति। ये आंदोलन, मान लीजिए आज बीजेपी वाले आंदोलन कर रहे हैं, पहले कांग्रेस वाले आंदोलन करते थे कि बीजेपी के शासन में ऐसा हो गया। क्या मुख्यमंत्री और मंत्री या पुलिस के अधिकारी ये काम करने जा रहे हैं क्या? लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य सिर्फ वोट बटोरना रह गया, सिर्फ अपनी चुनाव के अंदर अपनी इच्छा शक्ति कि हमें या चुनाव में वोट मिले, इसके लिए ये करते रहते हैं। ये नहीं देखते हैं कि जनता कितनी परेशान हो रही है, उनकी सुख सुविधाएं, कानून व्यवस्था। आप बता दीजिए, आज 3 महीने पहले बीजेपी सरकार, 3 महीने बाद कांग्रेस सरकार, क्या वो अधिकारी बदल गए? क्या वो सिपाही बदल गए? क्या थाने बदल गए? कुछ भी नहीं बदला, वो का वही है। इसमें और ये और बता दूं कि जब ये चुनाव के माहौल हो जाते हैं तो राजनीतिक इच्छा शक्ति के अंदर कमजोरी और आ जाती है, सबके अधिकार छीन लिए जाते हैं, वो सख्ती से काम नहीं कर पाते हैं, चुनाव में जाप्ता चला जाता है और इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं इस प्रकार की अपराधियों को प्रोत्साहन करती हैं। अपराधी क्या, आप देख लीजिए, अतिक्रमण बढ़ जाते हैं, ये चुनाव आते हैं तो सब बढ़ जाते हैं, तो हर क्षेत्र में अपराधी बढ़ जाता है और वो अपराधी इस चीज का फायदा उठाने का प्रयास करता है। मैं लौटूंगा आपके पास में, बॉबी जी हमारे साथ में जुड़ी हैं। बॉबी जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, इस सेक्टर में आप काम कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, रामराज्य नहीं आ सकता, किसी की भी सरकार हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का भी अपना काम है, अपनी एक
उन्हें जो एक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि जनता की आवाज कैसे उठा रहा है, अपोजिशन में सत्ता पक्ष अपनी ओर से नहीं उठा सकता, वो आवाज उठाते हैं। इस तरह के केसेस खत्म होंगे ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन रोके जा सकते हैं। निर्भया केस के बाद यह माना जा रहा था कि लोकसभा में बिल पारित हो गए, कानून और सख्त हो गया, सारी चीजें हो गई कि कहीं कुछ लगाम लगेगा, लेकिन जिस तरह से दरिंदगी के इस तरह के केसेस सामने आते हैं वो दिल दहला देते हैं और लगता है कि कानून इतना सख्त होने के बावजूद भी इसका असर जैसा दिखना चाहिए, क्योंकि कानून का काम होता है उसकी नजीर पेश करके आप असर दिखा सकते हैं, उसका भय होना चाहिए अपराधियों में। इस तरह की जो दरिंदगी आती है सामने, वो वीडियो जब देखे जाते हैं तो लगता है कि कानून का कोई खौफ ही नहीं है। ये वजह क्या आती है आप लोगों के सामने? आप तो बहुत ही डीपली जाकर के इन चीजों को देखते हैं, बेखौफ क्यों रहते हैं? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ये घटना हुई, पहले नहीं हुई, या निर्भया पहला और आखिरी केस था। सही कह रहे हैं आपकी। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून का खौफ कहीं है ही नहीं। अगर कानून का खौफ होता तो 26 अप्रैल की जो घटना थी, 26 अप्रैल के बाद आज जब जाके अगर हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे हाईलाइट किया, मीडिया में उछाला, तब जाके सोया हुआ प्रशासन सामने आया। अब जाके अभी एक ताजा अपडेट मिला कि वहां का जो सीआई है सरदार सिंह, उसको सस्पेंड किया गया। मुझे ये बताइए, अगर कानून को लेकर अगर हम ये बात चलते हैं तो देखिए, जहां तक हमने देखा है कि कानून को लेकर अगर बात हुई है ना, आप पिछले जो निर्भया केस की बात कर रहे हैं, आप चाहे उसमें भी ले लो, जब तक पब्लिक जागरूक नहीं हुई ना, हल्ला नहीं हुआ, जब तक तो कानून तब तक भी सोया हुआ था। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं हम, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मामलों को दफन करने में बैठी रहती है, ठीक है ना। मेरे टाइम का ये मुद्दा है, मेरे टाइम का ये मुद्दा है, एक दूसरे का आक्षेप लगाने के लिए सबसे पहले सर्वे। आप कोई सा भी गैंग रेप का अगर कोई सा भी केस उठा के चलते हैं ना, तो मुझे बता दीजिए कानून का कहाँ के। कोई किसी समय हुआ था जब एक था भटेरी गैंग रेप था भंवरी देवी का, उसमें भी आज तक देख लो कानून आज भी वो कहीं ना कहीं फाइलों में दफन हो गया। तो मैं ये कहूंगी कि कानून का खौफ पब्लिक में है ही नहीं। अगर होता ना तो ऐसी घटनाएं होती नहीं, ठीक है। खुलेआम सरेआम ये कानून का खौफ नहीं है तो फिर क्या है, तो सरेआम वीडियो वायरल कर दिया, ठीक है। अगर हमारे जैसे लोग, अगर एक्टिविस्ट अगर इस चीजों को नहीं जागे और इस मुद्दों को नहीं उछाले ना, तो शायद ये इन चीजों के लिए न्याय कभी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कर देते कि दलित है उसको कौन न्याय देगा। सबसे बड़ी ये था कि दलित महिला के लिए कौन न्याय ऐसा देगा। क्यों लग रहा है आपको कि दलित, देखिए अपराध का नेचर ये कहीं कानून नहीं कहता है कि दलित महिला के साथ में इस तरह की दरिंदगी हुई है तो वो अगर कोई जनरल कास्ट या कोई पैसे वाले की बच्ची है उसको प्राथमिकता दी जाए। ऐसा क्यों लगता है आपको कि कानून की नजर में? प्राथमिकता वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हमारे पास अब तक ज्यादातर केस आए ना दलितों के है, और दलितों के लिए सही में कि अगर बात हम कहें कि अगर कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो इस तरह का दमदार पार्टियां कहते हैं जिसको गांव की, तो उनको कभी आगे बढ़ने नहीं देते। आप इस केस को देख लो, इस केस के अगर आप पीछे की पिछली इतिहास में जाओगे, हिस्ट्री में जाओगे, तो आपको यही था कि सिर्फ इनको दबाया जा रहा था कि किसी केस में पहले से था कि आप उस केस को वापस ले लो, उसमें समझौता कर लो। अगर ऐसा नहीं किया तो हम ये सब कर सकते हैं, और ऐसा हुआ और उन्होंने करके दिखाया। मैं ओपी यादव जी हमारे साथ में है। ओपी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केस पहली मर्तबा नहीं है, केस पहले भी हुए हैं और आगे भी इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि ऐसे केस हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कोई कहना बहुत मुश्किल लगता है कि आपकी गवर्नमेंट आएगी तो ऐसा हो जाएगा, इनकी गवर्नमेंट या पहले गवर्नमेंट थी। लेकिन आप लोगों ने भी टीम भेजी है, वहां पे सारी बातें हैं। आरोप इस तरह के लग रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज केवल अपना काम कर रही हैं इतने वक्त तक कि ये कॉन्फिडेंस आज राजनीतिक दल पब्लिक में पैदा क्यों नहीं कर पाए कि किसी जनप्रतिनिधि के पास में सबसे पहले जाए वो, अगर थाने में सुनवाई नहीं हो रही है तो। ये तो मीडिया में आने के बाद में राजनीतिक दल भी सचेत हुए हैं। ऐसा क्यों आज, मैं ये नहीं कर रहा, मैं आरसी चौधरी जी से भी मेरा सवाल है, आपसे भी यह सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि आज कोई भी विक्टिम जिसे लोकतंत्र में वोट डाल करके अपना जनप्रतिनिधि बनाता है वो उस क्षेत्र का गार्जियन होना चाहिए, लेकिन उनका भरोसा उठ गया है। बिल्कुल योगेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले अपने साथी योगेंद्र जी ने जो बताया, ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ये निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है, यदि आप कठोर कार्रवाई कर दें तो आगे तक संदेश जाता है उसका निश्चित रूप से। लेकिन हमारे यहाँ पे राजस्थान सरकार की घोर लापरवाही रही है। अब ये पूरे देश के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके कांग्रेस पार्टी कह तो रही है कि अब होगा न्याय, लेकिन राजस्थान में कब होगा न्याय? यहाँ जब से यहाँ सरकार बन रही है अन्याय, छीना झपटी, सीनाजोरी, चोरी, डकैती, इतने मामले बढ़ गए हैं। रेप, आपकी चैन स्नैचिंग, चैन खींचने घटनाएं पिछले एक महीने के अंदर कम से कम जयपुर शहर के अंदर 50 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया।
इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। जब तक कठोर आप निर्णय नहीं लेंगे, जो भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उसको कठोर कार्रवाई करें। छोटा सा सवाल ओपी यादव साहब आपसे, जोशी साहब ने एक बात कही कि सरकार बदली है 4 महीने पहले, कोई बहुत ज्यादा चेहरा नहीं बदला, अधिकारी वही है, अमला वही है, थाने वही है, तो ऐसा क्या हो गया? या तो कांग्रेस का इंतजार अपराधी कर रहे थे कि हमारा माहौल बनेगा सरकार बदलने के बाद में जब हम अपराध को अंजाम देंगे, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, कांग्रेस तो हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी रहती है। कांग्रेस तो यहां राजस्थान के अपराधियों नहीं, राष्ट्रीय अपराधियों के साथ में खड़ी रहती है। इसने अपने घोषणा पत्र के अंदर कहा है कि 370 नहीं हटाएंगे, हम यहाँ पे देशद्रोह के कानून को कमजोर करेंगे। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कहने वाली पार्टी है। राजस्थान की तो औकात क्या है? ये राज्य के अंदर कहते हुए घूम रहे, हम देंगे न्याय, हम देंगे न्याय। चलिए ये इसी तरह के यदि देश के अंदर कौन सुनने वाला है? मैं ओपी साहब एक गुजारिश करना चाहूंगा, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर हम पटरी से उतरेंगे तो दर्शक देख रहे हैं हमारी गंभीरता कितनी होगी। आप जो बात है, ये इलेक्शन के दरमियान हमने खूब इस पे चर्चा की है, अपने अपने मैनिफेस्टो है। आपको जो लगता है कि जनता के हित की बात नहीं हो रही है, इस पे खूब हम डिबेट कर चुके हैं। आज जो मामला है वो एक विक्टिम से जुड़ा मामला है, और हम आज इसमें राजनीतिक रोटियां सेकेंगे या इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक हमें माफ नहीं करेंगे। योगेंद्र, आप देश के कानून को यदि कमजोर करोगे, सर मेरा सिंपल सा सवाल है, मेरा बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने कहा कि बहुत कुछ बढ़ गया अपराध, जोशी साहब ने कहा कि थाने भी वही हैं, पब्लिक भी वही है, अधिकारी भी वही हैं, सब कुछ है, तो इसको क्यों राजनीति में इतना लपेटा जा रहा है? कॉन्फिडेंस तो यह पैदा करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि अगर गांव का कोई भी अगर आदमी परेशान है तो अपने जनप्रतिनिधि के पास में आए। बिल्कुल, वो क्यों नहीं आता? जैसे अभी बॉबी ने कहा कि वहां समझौता प्रथा है कि मेरे वोट कहीं प्रभावित न हो जाए और उन्हें समझौता कराने की सिलसिला होना चाहिए। मैं स्लोगन पढ़ता हूं कई बार दीवारों के ऊपर कि थाना कचहरी छोड़िए, आप गांव में फैसला करिए। होता है अगर किसी के साथ न्याय तो बिल्कुल करिए ना, इसमें किसने रोका हुआ है? वहीं पे अगर न्याय होता, वो जाति बच्ची कहते हैं कि ये दरिंदे मेरे, तो गांव के लोग लेकर के जाते हैं उनके बारात निकाल करके कि इनके जूते मारिए और इनको पकड़िए, हम सौंपते हैं। ये विश्वास पैदा क्यों नहीं कर पाया? आजादी के इतने साल बाद भी राजनीतिक दलों को इस बात पे सोचना चाहिए। मैं चलिए एक बार फिर आरसी चौधरी साहब के पास में जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, पहला सवाल तो मेरा भी आपसे यही है कि राजनीतिक दल आज तक पीड़ितों के जेहन में, दिल और दिमाग पे ये भरोसा क्यों नहीं पैदा कर पाए कि अगर कहीं कोई परेशान होता है तो अपने जनप्रतिनिधि के पास में आए? इस काम के लिए तो आते हैं, मेरा ट्रांसफर करा दीजिए, नरेगा में मेरे को जॉब दिलवा दीजिए, या मेरे को ये काम करा दीजिए। ये जब होते हैं किसी के साथ इस तरह की दरिंदगी भरी घटनाएं, तो लोग अपने जनप्रतिनिधि के पहले आने से क्यों बचते हैं? वो योगेंद्र, निश्चित रूप से आप जो इस प्रदेश के अंदर जो घटना घटी, जिस घटना का आज हम जिक्र कर रहे हैं, ये पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है। सामाजिक स्वरूप में कभी भी ऐसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं हो सकती, ना किसी और जगह पे हो सकती। राजनीतिक दल के तौर पे आपने कहा कि राजनीतिक नेता के पास में क्यों नहीं आती? मुझे लगता है कि जब राज्य के अंदर अगर कानून का शासन हो, कानून का राज हो, तो कानून के जहां पे संस्थान बने हुए होते हैं, उन संवैधानिक संस्थानों के पास में वो लोग जाते हैं जिस जगह पे जाना चाहिए। जब इन चीजों से जब विश्वास उठने लगता है, तब वो कहीं ना कहीं नेताओं का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, जिनके द्वारा वहां पे वो दखल करके और उन्हें न्याय की उम्मीद हो। मैं सोचता हूं कि अगर कहीं पे अगर आपको न्याय की डायरेक्ट अगर उम्मीद है, तो निश्चित रूप से आप सीधे वहीं पे रीच करते हैं। दूसरा, इसके अंदर किसी भी राजनीतिक दल, चाहे कोई भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तमाम अन्य कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, इस समाज के अंदर, इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता कभी भी ऐसे दरिंदगी के कार्यों को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। ना समाज स्वीकार कर सकता, ना कहीं और दूसरे सामाजिक संगठन स्वीकार कर सकते। इसलिए चाहे वो तो कहीं पे भी जाते, किसी भी व्यक्ति के पास में जाते, मैं ये सोचता हूं कि राजस्थान के तमाम जो वर्ग के जो लोग हैं वो न्याय पसंद लोग हैं, और ऐसे गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा वो दे सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए और कानून अपना एक काम करेगा, और निश्चित रूप से कानून की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है। और जो कानून कमजोर कर देना है, कानून और कर देना, मैं ये कह रहा हूं कि कानून कमजोर, जो कानून तो कानून है, कानून किसी थाने में तो बनता नहीं है, कानून तो संसद के अंदर बनता है, विधानसभाओं के अंदर बनता है। जब निर्भया कांड की जो हम चर्चा कर रहे हैं 2012 का, उसके बाद में एक कमीशन बैठाया गया, वर्मा कमीशन, उस कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद में जो है सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर जिस प्रकार से चेंज किए गए, जिस प्रकार से पॉक्सो कोर्ट की तमाम मांगे हुई, तमाम चौधरी साहब, लेकिन सवाल उठता है कि बावजूद इसके, इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी आज तक अपराध नहीं रुक रहे हैं। किसी ने इस पे संज्ञान लिया कि ऐसी वजह क्या हो रही है कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं? हत्या का मुकदमा होता है, उसमें फांसी की सजाए मौत तक है,
लेकिन उसके बावजूद भी मर्डर केस हो रहे हैं। तो हमने कभी ये सोचा कि ये दरिंदगी जो है किस तरह से बढ़ती जा रही है। और दूसरा एक सवाल और होगा मेरा, प्रतिपक्ष की पार्टियां हो चाहे आम जनता हो, 26 तारीख को ये घटना होती है, 2 तारीख को जाकर के वो विक्टिम एसपी के पास में पहुंच जाती है, लेकिन कार्रवाई तब होती है जब मीडिया में मामला उछल जाता है। तो ये जवाबदेही तो सरकार की बनती है कि ऐसा क्या हुआ कि आप पे आरोप यह भी लग रहा है कि इलेक्शन की वजह से इस मामले को दबाया गया। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल की सोच हो सकती है जो राजनीतिक अपना प्रतिशोध करने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस के पास में पहुंची, जिस दिन 2 तारीख को एसपी के पास में मिली, मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, ये कोई घटना कल ही नहीं, मैं परसों भी एक जी न्यूज के चैनल पे था तो जी न्यूज पे भी इस बात की चर्चा थी। ये जैसे भी घटना होती है, इस घटनाओं के बाद में जिस प्रकार से पुलिस ने तत्परता दिखाई और जिस प्रकार से तत्परता दिखाने का नतीजा यही है कि आज जो 3 अपराधी हैं वो सलाखों के बीच हैं और जो बचे हुए अपराधी हैं वो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। आप जितनी इसको चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल जब डिबेट के अंदर हिस्सा लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से पुलिस का जो ध्यान है, जो एकाग्रता है, वो कहीं ना कहीं उससे हटता है। जहां पे जो लापरवाही जो चीज की गई, मैं ये सोचता हूं कि इस सरकार की जवाबदेही है। जब राजस्थान पुलिस का डीजीपी आके प्रेस वार्ता करता है, राजस्थान पुलिस का डीजीपी आके ऐसे मामलों के अंदर सीधा हस्तक्षेप करता है, पिछले 5 साल के अंदर एक भी वाक्य बता दीजिए जहां पे राजस्थान पुलिस के डीजी ने आगे और दुष्कर्म के मामले पे कहीं पे प्रेस वार्ता की हो। अगर एसएचओ ने लापरवाही की, एसएचओ को सजा मिली, एसपी को एपीओ किया और जो तमाम जो दूसरे चीजें हैं उन पर जांच हो रही है, 14 टीमें हैं तमाम मुद्दों पे, ताकि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और समाज के अंदर एक मिसाल पेश हो कि ऐसी कार्रवाई करने वाले दुरंतों की जगह यही होती है। समाज के अंदर एक आयन पेश हो कि अगर इस प्रकार से करने की अगर कोशिश की तो उसकी क्या चीजें होगी। मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, मैं जोशी साहब के पास जाना चाहूंगा। योगेंद्र जी, ये पूरा आप ये देखिए घटनाक्रम, 26 की घटना, उस घटना के बाद 2 तारीख को वो विक्टिम एसपी से मिलती है और कार्रवाई शुरू होती है 7 तारीख से। तो ये कहीं ना कहीं इसमें किसी जगह आपको कहीं को लापरवाही लगती है, या फिर जो प्रतिपक्ष का एक आरोप है कि जानबूझ करके मतदान प्रभावित ना हो, इस वजह से सरकार ने इस कार्रवाई को रुकवाया? देखिए योगेंद्र जी, घटना तो ऐसी है कि अगर 2 तारीख को पता चल गया था तो 2 तारीख को ही तमाम अखबारों में, तमाम मीडिया में ये बात आ जानी चाहिए थी। लेकिन मैं समझता हूं ये चुनाव के बाद आई होगी या चुनाव के बीच में, अखबार में, हाँ, उससे पहले नहीं आई। और ये क्यों नहीं आई ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप ये कह दें कि साहब पुलिस वाले की लापरवाही है, तो अगर जिस व्यक्ति ने पुलिस की ट्रेनिंग ली है, पुलिस के नियम कानून कायदों के हिसाब से वो आईपीएस बना है, थानेदार बन गया, सिपाही हैं, तो वो ऐसी गलती नहीं कर सकते, और करते हैं तो उनको तो इस धरती पर रहने का अधिकार ही नहीं है। कारण चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि हमने अब ये कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। जिस महिला के साथ रेप हो गया तो उसको तो आप लौटा ही नहीं सकते, उसको डीजी क्या लौटाएंगे? हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखिए, जैसे ही सत्ता परिवर्तन होती है डीजी बदल देते हैं, एसएचओ बदलते हैं, एसपी बदलेंगे, सब अपने अपने आदमियों को लगाते हैं। जब अपने आदमियों को लगाएंगे तो वो ये कहना मानते हैं कि थोड़ा ठहर जा, थोड़ी देर बाद देखना, लेकिन हमारे जैसे लगा के देखो, फिर हम बताएंगे, या तो हम सस्पेंड होंगे, नहीं तो हम आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे। इस तरह के अधिकारी खत्म हो गए। अब अधिकारी कौन से हैं? जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्यों से इन नेताओं की चापलूसी करते हैं। और नेता जैसे ही एमएलए बनेगा, उसके आप पुलिस वालों की फौज देख लीजिए, मैंने देखा है, मैं आपको गिन के बता दूं कि जय वही पुलिस वाले अधिकारी वही बीजेपी नेताओं के घर पे, और वही जय हिंद, वो इधर चले तो कांग्रेस नेताओं घर पे, और वही पोस्टिंग ले ली। अब पोस्टिंग ले ली और आपने आशीर्वाद दे दिया, भाई ध्यान रखना, आप उनकी हालत देखिए, आपको क्या मिलेगा। ये मैं ये कहना चाहता हूं राजनीतिक पार्टियों से, इस चीज को छोड़ दीजिए। आप इन पुलिस के अधिकारियों, आईएएस, आरपीएस, इनके ऊपर आशीर्वाद रखना बंद करें। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले नहीं होता था ऐसा, चाहे भैरव सिंह शेखावत रहे, चाहे पहले कोई भी रहे। लेकिन आज तो जैसे ही मुख्यमंत्री बदलेगा वैसे डीजी, चीफ सेक्रेटरी, फलाने ढिमाके सब बदल देंगे, और ऐसे आ जाएंगे जो निकम में खाक में कहीं बिल में बैठे हुए थे, उनको लेके ऊपर आ जाएंगे। सलवटें पड़ी हुई है कपड़ों की, पहन के आ जाएंगे, खाकी कपड़े टोपियां लगा के आ जाएंगे। ये कोई तरीका होता है? आप जो काबिल है उसको बनाइए, आप उसका देखिए रिकॉर्ड
कि उसने कितने मुकदमों का अनुसंधान सही किया है, उसने इस प्रकार के मुकदमे कितने डील किए हैं, उसने किसी केस में लापरवाही तो नहीं बरती है, उसके खिलाफ कोई जांचें तो नहीं हुई है। इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड रखने का कोई प्रोसीजर पुलिस में नहीं है, न राजनीतिक पार्टियों के पास है। अब ये एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते रहे, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जिस औरत की लज्जा भंग हो गई है उसकी ये पार्टियां कुछ कहने वाली नहीं है। ये भी जानती है कि 10-15 दिन बाद, महीने भर बाद ये जेल चले जाएंगे अपराधी, और हो गए तो चुनाव भी हो गए और सारा काम हो गया। अगर इसको ये देखा जाए तो ये इन राजनीतिक पार्टियों की लापरवाही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस। चले, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, बात करेंगे वास्तव में लापरवाही कहां रही है, छोटे से ब्रेक के बाद। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार, हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम थानागढ़ जी की उस दरिंदगी भरी घटना की जिसको लेकर के सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है, लोगों का आना जाना भी है, जनता में आक्रोश है। मैं एक बार फिर बॉबी जी के पास जाना चाहूंगा। मैडम, एक बात मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से जन टीवी को फीडबैक मिला है, वहां के हमारे रिपोर्टर के माध्यम से चर्चा हुई है और जानकारी मिल रही है,
फुटेज भी ये बात कहते हैं जो हम सामने देख रहे हैं। मैं एक बार फिर निर्भया केस का जिक्र यहां करना लाजमी समझूंगा। उस केस के बाद जिस तरह से हालात बने, वो बेशक जन आक्रोश की वजह से बने, लेकिन एक मैसेज गया था कि ऐसे कृत्य का अंजाम क्या होता है। आप देखिए, उनके चेहरे पे कोई खौफ नहीं है। और जैसे एक जानवर होता है, जानवर ही होता है, वो जंगली होता है, उसको पता भी नहीं होता नियम कायदे क्या होते हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो ये वजह क्या है कि बेखौफ कानून होता है, उसका डर होता है। अगर मैं किसी के साथ रास्ते चलते के अगर थप्पड़ मारता हूं तो मुझे मालूम है कि इसका कानून क्या है। मैं किसी को गोली मार दूंगा तो मेरे अंदर यह भय होना चाहिए कि आपको हथियार का लाइसेंस तो मिला है, लेकिन आप कर रहे हो, और कल को अगर इस पे आपके अनुसार अगर कानून, जैसे कि कानून की डेफिनेशन है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप अपने वेपन को अपनी सुरक्षा के लिए काम ले सकते हो, ऐसे नहीं ले सकते। आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, आपको सजाए मौत भी हो सकती है कि आपने जानबूझ करके उसकी हत्या की। तो एक खौफ होता है किसी के भी। मैं करने से पहले कुछ भी सोचूंगा कि अपराध करूं या न करूं, लेकिन ये बेखौफ हालात जो हैं, हमें लगता था कि उस घटना के बाद में शायद समाज में एक डर होगा, भय होगा, लेकिन वो मुझे लगता है कि बेखौफ है। तो कहीं ना कहीं तो हमारी ऐसे हालात रहे हैं कि आज कानून का डर निकलता जा रहा है। डर होता है सर, देखिए डर होता है, लेकिन एक बात तो आप भी मानते होंगे, जब किसी के सर पे किसी का हाथ होता होगा तो वो तो निडर हो जाता है ना, ठीक है ना। यहाँ बैठकर पार्टी, अभी भी मैं यही कहूंगी कि यहाँ बैठकर उन 5 साल के यहाँ पे बैठकर सारा हिसाब किताब गिना देगी, ये हुआ वो हुआ। लेकिन मैं ये कहते हूँ कि आज तक मुझे कोई बीजेपी या कांग्रेस या कोई अदर कोई भी पार्टी हो, ये आकर हिसाब गिना दे कि हाँ महिलाओं के साथ इस पार्टी ने आज आकर कोई ये न्याय दिलाया, आज ने इसके हित की बात कही है। जहाँ अगर वो बेटी बचाओ का वो जो नारा स्लोगन लगा हुआ है, कोई सी भी सरकार हो, कांग्रेस सरकार भी चला रही है, बीजेपी सरकार भी चला रही है, कोई सी भी सरकार चला रही है, मुझे भी ये बताइए कि कहाँ तक ये कहाँ बचा रहे बेटियां, कहाँ बची है बेटियां इस घर में, इस देश में कहाँ बची है बेटियां। तो ऐसा है कि डर होता है तो किसी का जब तक सर पे हाथ नहीं रहता है, ठीक है, ऐसी गुंडागिर्दी, ऐसे गुंडे राज है। इससे पहले भी गैंग रेप से पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं ऐसी हो चुकी है जिनका सरेआम कत्लेआम हुआ है, जिनका आज तक कुछ नहीं बिगड़ा हुआ, ठीक है। रैलियां निकल जाती है, धरने धपाटे हो जाते हैं, प्रशासन के खिलाफ हाय हाय के नारे लग जाते हैं, वहीं तक सीमित होकर रह जाता है, वो चीजें वापस फाइलों में दफन हो जाती है। नहीं, बाकी आज तक इस तरह की सुनवाइयां हमने कि ठीक है, पब्लिक का है थोड़ा हाउल्लड़ हो जाता है, इसलिए मीडिया जागरूक हो जाती है, मीडिया इस मुद्दे पे थोड़ा सा और ज्यादा हाईलाइट करने लग जाती है। बाकी अगर इस तरह का जैसे कहा ना कि ऐसे मामले दबा दिए जाए, तो दबाने वाले तो बहुत सबसे आगे बैठे हैं। आज भी मैं कहूं कि बहुत ऐसे पहरे लगे पड़े हैं वहां पे उस परिवार को कि ये कहने के लिए कि तूने वहां तक पहुंच गई है, अब तेरे परिवार को उठवा देंगे, अब तक ये करवा देंगे, इसका मर्डर करवा देंगे, खून करवा देंगे, वैसे धमकियां बहुत पहुंच रही है। लेकिन प्रशासन का कहीं मुझे लग नहीं रहा है कि कहीं प्रशासन इस चीज के लिए जागरूक होगी कि उस परिवार को कितना खौफ होगा, वो महिला या उसका पति जो भी है एक रात कहीं चैन से भी नहीं सो रहे होंगे वो, इस खौफ में कि पता नहीं अब वो क्या करवा देंगे। यहाँ तक पहुंच गए, हमारे जैसे साथी उनको ले आए इसलिए पहुंच गए, वरना उनको यहाँ तक भी नहीं पहुंचने देते, यहाँ तक उनकी आवाज कोई नहीं सुनता, ठीक है। वहां दब के रह जाती है घटना, अलवर के थानागाजी में ऐसी एक घटना दब के रह जाती, जैसे और घटनाएं होती है वैसे हो जाती। चुनावी माहौल था तब दब गई, अब हाईलाइट हो गई है तो थोड़े दिन में और दब जाएगी। पार्टी एक दूसरे में बस कंधे में बंदूक रख के चलाते रहेंगे, कुछ होना जाना कुछ नहीं है सर इसका। तो बेखौफ होते रहेंगे, ऐसे ये दुष्कर्म होते हैं जिस तरह से होते रहेंगे, इन पे कोई लगाम नहीं होगी जब तक कि, जैसे अभी सर योगेंद्र सर बता रहे थे कि अगर इस तरह के अधिकारी अगर अपने अंदर की जो कहते हैं ना कि जो जिसने आईपीएस कानून को पढ़ा होगा, जिसने इन चीजों को पढ़ा होगा, तो वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। और बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जो तलवे चाटते होंगे, वो तो ऐसा होता रहेगा, उस पर कोई लगाम नहीं। चलिए, मैं ओपी यादव जी के पास में जाना चाहूंगा। यादव साहब, आपका लोकतांत्रिक एक अधिकार है कि आप धरने करें, प्रदर्शन करें, प्रतिपक्ष की भूमिका है सरकार की आंख खोलना, जनता के मुद्दे उठाना, कोई नई बात नहीं है, हमारे यहां होता भी रहा है, परंपरा भी है। लेकिन जैसे बोबी जी कह रही हैं कि कुछ दिन का वातावरण होता है कि कुछ दिन जब तक मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं तब तक ये चीजें चलती हैं, बाद में कोई जाके उस परिवार से यह भी नहीं पूछता कि तुम किस स्थिति में हो, कहीं दबंगों ने आपको आकर के किसी तरह का कोई डर और भय तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि जो एक मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल, उसके वर्कर समाज में एक वॉलेंटियर की तरह होनी चाहिए। एटलीस्ट ध्यान होना चाहिए अगर प्रतिपक्ष में है तो कि हाँ, ये परिवार, इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास भी किया था, अभी इस परिवार के साथ में ये हो रहा है। तो
ये परंपरा मुझे कभी सुनाई नहीं आती है कि ये बात ठीक है कि आज ये घटना हुई, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी सामने आ रहे हैं, आप लोग भी पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बाद में कोई जाकर के किसी घटना में कहीं ध्यान आता है कि हाँ, उस परिवार को जाकर के इतने लोग आज भी संभाल रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और वास्तव में एक समाज सेवक की भूमिका में मुख्य राजनीतिक दल को याद है ऐसा कोई वाक्य? देखिए, हमारी पार्टी तो हमेशा ऐसे घटना में पीड़ित परिवार के साथ हम खड़ी रहती है, और हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक उस परिवार को सिक्योरिटी नहीं दी गई है। जैसा कि बोबी जी बता रही थी कि उस परिवार को धमकियां मिल रही हैं कि भाई आगे भी हम तुमको खत्म कर देंगे, आपके परिवार को जान का खतरा है। तो इस तरह की जब धमकियां मिल रही हैं तो सरकार को उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, और उनको जो भी, अब चाहे वो जाति या धर्म से किसी से भी हो, लेकिन वो पीड़ित है, बिल्कुल, उसको आर्थिक रूप से भी संबल प्रदान करना चाहिए, सरकार का दायित्व बनता है, और उसको सुरक्षा भी पूरी तरह से दी जानी चाहिए। और जो भी धमकी उसको दे रहा है, या तो टेलीफोनिक दे रहा होगा या घर पे जाकर के दे रहा होगा, तो ऐसा तो है नहीं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सिस्टम है, तो धमकी वाला पकड़ा नहीं जा सकता। उस धमकी वाले को भी वैसा ही आचार देना चाहिए जैसा वो पीड़ित को करने वाला जो दोषी है, उसको जो कानून के अंदर सजा मिले, उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। तब जाकर के ये संदेश जाएगा। रही बात कड़े कानून की, तो कड़े कानून तो देखिए बनाने जरूरी है, प्रदेश में भी और देश में भी, और कड़ा कानून बनाएंगे तभी खौफ पैदा होगा। जिस प्रकार से आपने कहा, और उसका मैसेज होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए। जो आपने संज्ञा दी है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सऊदी अरब कंट्रीज के अंदर तो ये घटनाएं होती नहीं है। यदि किसी ने कर दी तो उसको सरेआम चौराहे पे खड़े कर करके उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। इस तरह की यदि एक दो घटना भारत के अंदर कर दी जाए सरकारों के द्वारा, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि खौफ पैदा होगा और डर पैदा होगा, और इस तरह घटनाओं में कमी आएगी। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं। कहीं ना कहीं अभी इस चीज का अभाव है। ये बात सुनते हैं हम भी कि कुवैत है या अरब कंट्रीज में, वहां इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं होती हैं? अगर होती हैं तो सरेआम वो एक मैसेज देने के लिए कि अगर इस तरह की कोई भी जरूरत करता है तो उसका अंजाम ये होता है। हमारे यहां होना भी चाहिए। कानूनी पेचीदगियां, लंबे समय तक सरकार कोर्ट में मामले चलते रहते हैं। वो जो विक्टिम है आखिर में वो थक जाती है कि बस मुझे तो अभी इसमें कोई सजा किसी को नहीं दिलवानी, या मुझे माफ कर दीजिए। बहुत सारे, मैंने एक बार देखा जयपुर सेशन कोर्ट के अंदर, एक विक्टिम अपनी मां के साथ में जब जा रही थी तो सिर्फ वो अपनी मां को यह समझाती हुई चल रही थी कि आज इस केस में हाथ जोड़ के जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तो कैसे भी करके हमें इससे फ्री कर दीजिए, हमें न्याय मिल गया, बस हम नहीं चाहिए। तो ये जब हालात होते हैं, फास्ट ट्रैक अदालतों के चर्चाएं सुनती हैं, पॉक्सो कोर्ट भी बना दिए गए, लेकिन जज नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स का अभाव है। तो जब मामला होता है, जब तो चारों तरफ से सब जगह सजग होते हैं कि नहीं बिल्कुल अब ये भी हो जाएगा, दोस्त ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन डर्रा सुधरेगा कब? योगेंद्र जी, ये इसका दो शब्दों में एक जवाब है कि इच्छा शक्ति। हाँ, वो तो है, दृढ़ इच्छा शक्ति। जिस प्रकार से आज बता दिया था कि दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार यहाँ जिस प्रदेश में होगी या देश में होगी, तो वो निश्चित रूप से इस तरह का मैसेज दे पाएगी जनता के अंदर। अन्यथा जनता अभी अगर अपराध रोकना है, उतनी अदालतें, अदालतों में स्टाफ, जजेज, कर्मचारी नहीं होंगे तो वो भी एक इच्छा शक्ति का पार्ट है कि हाँ बिल्कुल केस का डिस्पोजल इस तरह से जल्दी होना चाहिए, न्याय तभी मिले। मुझे एक बहुत अच्छे से ध्यान है, योगेंद्र जोशी साहब जब सर्विस में थे, एक फॉरेन लड़की, फॉरेनर एक बच्ची, उसके साथ में रेप हुआ अलवर में उसके साथी के माध्यम से ही, क्योंकि वो विदेशी युवती थी। किस कदर फास्ट उसमें सजा का ऐलान कर दिया गया, जितनी जल्दी हो सकता था। ये सवाल उठा कि एक आम विक्टिम के लिए भी इतना फास्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि उस बच्ची को न्याय विलंब मिलना चाहिए कि सबको मिल रहा है, तो बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा किया, होना चाहिए था। लेकिन एक आम नागरिक के साथ भी इस तरह से जो न्याय की गुहार करते हैं, उनको भी इसी तरह से मिलना चाहिए। अभी मामला मीडिया में उछल गया तो ये मामला थोड़ा सा एक ज्यादा तरीके का हो गया, और ये इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये वही केस उसी तरह का जो निर्भया उसी तरह का केस है, और इसमें बिल्कुल होना भी वैसे ही चाहिए। अभी मैं एक बार सचिन पायलट दिल्ली में इस वक्त मीडिया से बातचीत की है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि इस केस पे क्या कह रहे हैं। पहली बार सचिन पायलट इस पे बोले हैं, तो जरा एक बार आप सुनिए क्या कह रहे हैं सचिन पायलट। ये है कि जो आरोपी पकड़ लिया गया है, एसपी से नीचे जो पदाधिकारी को सस्पेंड किया गया है,
और चौथा पहले तीनों जमीन है बाकी आरोपी है उनको पकड़ने के लिए सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी हो, कितना बड़ा भी हो, कहीं का भी हो, अगर इस प्रकार की घिनौनी हरकत को अंजाम देता है तो उसको तो सबक मिलेगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और समय रहते मिलेगी। करें कि सख्त कार्रवाई होगी और हमारी टीमें लगी हुई हैं। सरकार पूरी तरह से सहानुभूति के साथ में है और पीड़ित परिवार को जो भी मदद की जा सकती है वो हर स्तर पर सरकार की ओर से मदद की जा रही है। अशोक गहलोत ने ट्विटर के जरिए कहा है कि यह एक ऐसा दरिंदगी का मामला है, इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। यह समाज से जुड़ा मामला है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, वो चाहे कोई भी हो। एक बार फिर मैं आरसी चौधरी जी का रुख करना चाहूंगा। आरसी चौधरी साहब, केस ये अपराध हुआ है, इसमें कोई बात नहीं है। इच्छा शक्ति की बात निकल करके आ रही है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति का इंप्रेशन, उसका रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी नहीं आ सकता, लेकिन यह बात सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बात है कि कहीं ना कहीं तो ऐसी कमजोर कड़ी हमारे सिस्टम में है जिसकी वजह से अपराधियों में भय नहीं है। स्लोगन बहुत अच्छा है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन होगा कब ये लागू? युगन जी, आप तमाम चर्चा करते रहे, अपने जो पैनलिस्ट हैं वो भी चर्चा करते रहे। अरब कंट्रीज में ऐसा है, यह है, वैसा है, सब कानून है। कानून निश्चित रूप से अपना एक काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अरब कंट्रीज के अंदर भी ये घटनाएं नहीं होती। ये तो समाज के अंदर जागृति लानी पड़ेगी, समाज के अंदर भी हमें इस बात को कहना पड़ेगा। आप बार बार जिस घटना का जिक्र करते हैं, निर्भया कांड की बात करते हैं, निर्भया कांड की घटना का जब जिक्र करते हैं तो तमाम उन चीजों को होने चाहिए। उसके बाद में सरकार की इच्छा शक्ति थी कि निर्भया कांड के बाद में जो कमीशन बना, कितने एक्ट के अंदर चेंज किए, क्या क्या प्रावधान किए, वो एक लंबी फेस्ट है, वो चीज करेंगे। लेकिन इसके बाद में एक कांड और भी होता है, उस कांड की भी चर्चा होनी चाहिए। जो आसिफा का कांड हुआ, कठुआ का जो गैंगरेप का जो कांड हुआ था, उसके बाद में भी हुआ। और इसके बाद में तो एक स्लोगन बना जो आम चर्चा में ये बना कि आसिफा जब जन्नत में पहुंचती है तब वहां पे उससे निर्भया मिलती है, और निर्भया मिलती है कि निर्भया मेरे देश के क्या हाल है। तब वो आसिफा बोलती है कि दीदी, देश में जब आपके साथ में दुष्कर्म हुआ था तब देश के तमाम लोग आपके साथ में तिरंगा लेके खड़े थे अपराधियों के खिलाफ। आज देश के अंदर तिरंगा लेके लोग अपराधियों के साथ में भी खड़े हैं। इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति है और इच्छा शक्ति का ही ये नतीजा है। लेकिन हमें पुरुष प्रधान जो समाज जो बनाया है, उस समाज के अंदर भी हमें ये देना पड़ेगा कि तेरी भी बहन है, तेरी भी असल चीज है। जब समाज ऐसे दिखारेगा नहीं तब तक लगता है कि मुझे इन पे किसी भी कानून से, जैसे आप कहें, उसके बाद में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उसमें भी एक कानून बना अप्रैल 21, 2018 को 12 साल से कम की बच्ची है तो उसे फांसी की सजा है, फांसी का प्रावधान है। अगस्त 2004 के बाद में किसी को रेप के अंदर फांसी की सजा नहीं हुई। उसके बाद में एक कांड बना, उसके बाद में 162 लोगों को सजा भी हुई, लेकिन किसी को फांसी नहीं हुई। क्योंकि यहाँ की जो रेमेडी है छोटे कोर्ट से हो जाती है, लेकिन आगे जो आपके जब जाएंगे, सेशन कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, इतने पेंडिंग्स हैं, वहां पे पद खाली है कि वहां पे एक न्याय की उम्मीद करने वाला हम चाहते हैं कि जुडिशरी के जज के पास में, लेकिन उसके पास कितनी लंबी फहरिस्त है। सरकार की मंशा ये होनी चाहिए कि जो पद रिक्त हैं वो रिक्त हों और ये फास्ट ट्रायल के अंदर तुरंत से इन पे होनी चाहिए। रही बात राहत की, तो निश्चित रूप से सरकार ने इसके अंदर मानवीय पहलू निभाया है और तमाम जो चीजें हैं उस पीड़ित परिवार को राहत भी दी है और सुरक्षा भी दी है। और ये किसी देख के हमने किसी कोई चीज सरकार हो चाहे कोई भी हो, ये एक मानवीय अपने आप में, मैं एक पार्टी के तौर पे नहीं देखता, मानवीय तौर पे देखता हूं। उसे अपनी बहन की नजर से जब देखता हूं तब ये चीज महसूस, जब अगर एक इतना ही सोचने की जरूरत है तो मुझे लगता है कि आंदोलन समाज की चेतना का करना पड़ेगा। आंदोलन ऐसे लोगों को दिखाना पड़ेगा, आंदोलन समाज के अंदर जो अपराध है उसके खिलाफ खड़े होकर बोलना पड़ेगा, तभी ये चीजें होके निकल के मुझे लगता है कि रुकने की तरफ कहीं हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं योगेंद्र जी, यह आपसे पूछना मेरा लाजमी होगा। वीडियो सबने देखा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और जो घिनौना कृत्य आप उसमें देखिए। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि मैं निर्भया से इस केस को इस वजह से जोड़ रहा हूं कि उसमें भी दरिंदगी की जो हदें पार की थी, जो खौफ नहीं था उनपे कि कानून भी कोई चीज है, जैसे बिल्कुल कि कानून है ही नहीं। एक जानवर को जैसे पता नहीं होता है कि मैं इधर से निकल करके जा रहा हूं, उसकी नजर में चाहे मुख्यमंत्री का टारगेट आए चाहे कोई भी आए, इसी तरह से आप देखिए उनको। मैं बार बार दरिंदा ही कहूंगा उनको कि उनके चेहरे पे कोई खौफ नहीं है कि कानून अपना काम कर सकता है, कि कल इस मामले में हम पकड़े जाएंगे, बच नहीं सकते। ये विक्टिम और इसका हस्बैंड सिर्फ इस वजह से आप लोगों के चंगुल में है कि वो बेचारे हैं, वो इस वक्त लाचार हैं। अगर वास्तव में बात भी, में जो केसेज का एक्सपीरियंस है आपको ज्यादा है, हम पढ़ते हैं कि उनकी किस्मत ठीक थी कि वो जान से बच गए। ऐसे केसेज में उनकी जान भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। निर्भया जैसा निर्भया वाला तो प्रकरण किसी ने देखा नहीं कि बस में क्या हुआ था, लेकिन इस प्रकरण को तो
अगर देखना चाहें तो लोग देख सकते हैं चौड़ी आंखों से, और फिर भी अगर उस तरह की सजा नहीं देते हैं तो इससे बड़ा क्या है कि ये अपराधी, मैंने तो सुना है कि उनसे 10,000 रुपए ले चुके ये कि तुम्हारी पीड़ित खाइए, पीड़ित सही, और फिर उसके बाद में फिर निकाल दी और फिर हंस रहे हैं और बताते हैं लोग कि इनके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज हैं। तो मुकदमे दर्ज हैं तो पुलिस क्या कर रही थी फिर? इसलिए कि इस प्रकार के अपराधियों का संरक्षण पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टीज सब तरह के अपराधियों का, जिस तरह से एक ऑफिस में क्लर्क होता है, बाबू होता है, अफसर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, इसी तरह से प्रत्येक राजनीतिक पार्टी अपने खांचे में अपराधियों का बोलबाला रखती हैं और उनको शेल्टर देती हैं। और यही कारण होता है कि इस प्रकार का अपराधी जाहिर तरीके से हंसता है अपराध करते समय। अगर उसको ये सपोर्ट नहीं है राजनीतिक पार्टियों का तो वो हंस नहीं सकता। वो क्या समझता है, मैं जेल में जाऊंगा तो टेलीफोन को हो जाएगा, मेरे रहने खाने की व्यवस्था सही हो जाएगी, थाने में जाऊंगा तो थानेदार को टेलीफोन हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें मैंने देखी है। और जब तक हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां सौगंध खाके गले मिलके आपस में ये नहीं कह देंगी कि हमें अपराध को स्वीकार नहीं करना है, हम दोनों एक साथ हैं, और तब तक ये चीज नहीं रुकेगी। ये अपना वोट बैंक इसी प्रकार से ग्रहण करते रहेंगे और जनता लूटती रहेगी। चलिए, लेकिन कानून का भी तो अपना कोई भय होना चाहिए कि कानून का अंजाम क्या होता है। कानून का भय क्यों नहीं बन पा रहा है? कानून लागू करने वाले लागू करते हैं जी। कानून अपने आप लागू होता है क्या? कानून के हाथ पैर थोड़ी है। जब कानून लागू करवाने वाले कौन? पार्टियां। शासन कौन चलाता है? पार्टियां। एक तरफ कहते हैं प्रधानमंत्री कौन? ये कोई नहीं। मुख्यमंत्री कौन? ये कोई नहीं। तो भाई काहे लिए बैठे हो फिर? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये मंत्री। अरे फिर शासन, फिर कानून को लागू कौन करेगा? कानून को लागू ये पार्टियां करवाती हैं जो शासन में आती है। ये कोई एसपी, डीआईजी, आईजी, कलेक्टर, जज ये नहीं कराते। जज कब करेगा? जब ऊपर से डंडा पड़ेगा कि आप कानून की पालना कराइए और सही कराइए। कौन करेगा? ये राजनीतिक पार्टियां शासन करती हैं, ये कानून बनाती हैं, तब जाकर के शासन लागू होता है, कानून लागू होता है। ओपी यादव जी के पास जाना चाहूंगा। यादव साहब, आंदोलन बीजेपी भी कर रही है और अपोजिशन में अगर कांग्रेस होती तो वो भी यही करती जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल कटघरे में है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को मिलता है। यही बड़ी वजह है कि कानून का खौफ उनके दिल और दिमाग में नहीं रहता है। योगेंद्र जी, जो कांग्रेस ने गलती कर दी वो कर दी, चलो कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने लेट किया। 2 तारीख को उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है, उसके बाद में 7 तारीख को उजागर हो पाती है। ये एक इन्होंने अपनी चाल चलनी थी, चुनाव की वजह से चल ली। लेकिन अब हमारा इनसे ये निवेदन है कि उस पीड़ित परिवार को फास्ट ट्रैक में ले जाकर फटाफट 15 दिन के अंदर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का राज था उस टाइम 2 फांसी का ऐसे केसेस हमने निपटवाए थे, 15 से 20 दिन के अंदर फांसी की तख्ते तक पहुंच गए थे अपराधी। और मुझे तो ये लगता है कि इसके अंदर साक्ष्य का भी अभाव लगेगा, क्योंकि 25 तारीख की घटना है और 2 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है, 7 तारीख को लीक होती है। तो इसमें हो सकता है ये आगे चल करके कमजोर पड़ जाए। इसलिए हमारी ये भी मांग है कि जो वीडियो फुटेज आई है उनके आधार मानते हुए, उनको साक्ष्य मानते हुए उनको फांसी की सजा तक होनी चाहिए। जो भी अपराधी है उसको भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। और कल हर जिले के अंदर कांग्रेस सरकार की इस तरह की विफलताओं के प्रति उजागर करते हुए इनकी कमजोरियों को, क्योंकि जब जब कांग्रेस सरकार आई हमने तो ये देखा है, गुजरात के अंदर जब इनका शासन था तो तीसरे दिन कर्फ्यू लगता था। हमारा ट्रकों का कारोबार था, ड्राइवर का फोन आता है, साहब गाड़ी खाली नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कर्फ्यू लग गया साहब। या राजस्थान के अंदर इनके 120 दिन के अंदर 3 कर्फ्यू लग चुके, टोंक के अंदर लग चुके, भीलवाड़ा के अंदर लग चुका, जयपुर में लगते लगते बचा, क्योंकि ये सांप्रदायिक सद्भाव से काम करते नहीं है और दूसरों में जातियों में बांट करके रखते हैं और सही तरीके। लेकिन इस केस में ये तो कर्फ्यू जैसा मामला नहीं है, लेकिन इसमें तो सजगता कहीं पर दिखाई है। ये तो साफ कहना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो 15 दिन के अंदर इसका फैसला हो सकता है। ये तो इनकी राजनीतिक। चौधरी साहब जवाब देंगे। चौधरी साहब, सवाल यह है कि मुख्यमंत्री स्वयं गृहमंत्री का दायित्व डिबेट में एक बात निकल करके आ रही है कि राजनीतिक संरक्षण अपराधियों की बेल को फलने फूलने के लिए कारगर साबित हो रहा है और ये मिथक नहीं टूटेगा तो समाज में इसी तरह के दरिंदों की चीजें सामने आती रहेंगी। ये दरिंदगी खत्म नहीं हो सकती। योगेंद्र, निश्चित रूप से इस चैनल पे जितने भी जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो इस राजस्थान से जुड़े हुए तमाम लोग हैं और राजस्थान के तमाम जो लोग हैं वो राजस्थान के निश्चित रूप से 7.5 करोड़ जनता को शर्मिंदा करने वाला ये करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो वक्तव्य देके इसको राजनीतिक स्वरूप देने का काम किया है
यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी का इन कार्यकर्ता से मैं क्या उम्मीद करूं? देश के प्रधानमंत्री गुजरात के अंदर बोले, उन्होंने कहा कि ये भाजपा का शासन है जिसके अंदर 3 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन के अंदर फांसी की सजा होती है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे साथी से, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसको आपकी फांसी के फंदे पे लटकाया हो। ऐसे गलत तथ्य देके निश्चित रूप से ये अपराधियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए, कानून अपना काम करने देना चाहिए। कानून का कहीं कोई लेकुना हो तो उस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए ताकि सजगता बढ़े। लेकिन राजनीतिक वक्तव्य देके कानून का संरक्षण तो कहां मिला था? जहां पे उन्नाव का जो रेप केस था वहां पे भी रेप हुआ, विधायक पे आरोप लगे और आरोपी जब लड़की के पिता ने मुख्यमंत्री के निवास के बाहर न्याय की गुहार लगाने की जब कोशिश की तो थाने में पीट के उसको मार दिया गया। यह होता है राजनीतिक संरक्षण। यह होता है राजनीतिक संरक्षण जब आसिफा को, जब एक नाबालिग बच्ची को दरिंदों ने नोच के और पत्थरों से मार दिया दुष्कर्म करने के बाद में, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उसके साथ में तिरंगा लेके खड़ा होते हैं और अपराधियों के साथ में वो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तब होता है ये संरक्षण। मैं बार बार इस बात को कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान के गौरव को कलंकित करने वाली घटना है। इसके ऊपर राजनीति भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है और काम करेगा और देश के कानून के आधार पे ही फांसी होगी। कानून की जितनी जो प्रोसीडिंग है, जितना जो हक है, अधिकार है, वो मिलेगा। लेकिन ये कहे कि हमने 3 दिन के अंदर फांसी दे दी थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये तो मेरे साथी है, किसान के बेटे, इनसे क्या उम्मीद करूं? देश के प्रधानमंत्री ने बोला 3 दिन में, 7 दिन में। मैं आज नाम बता सकता हूं किसको दी थी। अगस्त 2004 में किसको दी थी? उसके बाद में किसी को दुष्कर्म में फांसी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि फांसी हो और ऐसा दरिंदगी करने वाले लोगों का समाज के अंदर इतना बड़ा बहिष्कार हो कि कहीं पे भी, मैं कहता हूं कि अपराधी को किस प्रकार से जो चीजें होती है समाज स्वीकार कर रहा है। अपराधियों के साथ में वो जो चीजें होती है, एक खड़ा होने की इच्छा शक्ति जो मर चुकी वो आनी पड़ेगी। हमें संयुक्त परिवार की तरफ बढ़ना पड़ेगा, एक सोच की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी हम ऐसी दरिंदगियों का सामना कर पाएंगे। और उन्हें हमारे परिवार में एक चीज जो पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता आज भी बनी बैठी, उसको निकालना पड़ेगा कि ये जो बेटी है वो सुरक्षित होनी चाहिए। और आपको मैं तमाम इन पे वक्तव्य नहीं देना चाहता किस प्रकार से रात को 12 बजे जब एक बेटी चंडीगढ़ में निकलती है सड़क पे, और सड़क पे निकलने के बाद में किसी राजनीतिक दल के नेता क्या कहते हैं कि रात को बाद बेटी को बाहर निकलेगी, क्या जरूरत थी? बेटी निकलेगी, 24 घंटे में निकलेगी। ये समाज की संरचना हमें करनी पड़ेगी। बेटी और बेटे का फर्क हमें मिटाना पड़ेगा और भेद मिटाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे कुकर्मों पर राजनीति करके प्रदेश को शर्मसार करने का काम। एक सवाल बॉबी जी से लूंगा, एक ये जोशी साहब से, समय मेरे पास में कम है। बॉबी जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप लोगों की बात हुई होगी, विक्टिम परिवार से भी बात हुई है, अभी स्टैंड क्या है? अभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी बात हुई होगी, क्या कोई फास्ट ट्रैक या कुछ गवर्नमेंट ने ये तो सुरक्षा मिल गई कि बता देना जरा। हाँ, उनको सुरक्षा के लिए अभी जिस तरह से जारी किया सरकार ने कि उनको सुरक्षा मिल गई, उनको एक राहत पैकेज भी दिया गया है। आप बता दीजिए बॉबी जी। मांग की गई है इसकी, और सुरक्षा की जो अगर बात कहूंगी तो हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ हैं सुरक्षा की, अगर मैं बात कहूंगी। और दूसरी रही बात यह है कि अगर सरकार की तरफ से सुरक्षा मिल गई, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उनको सुरक्षा दे दी गई है। नहीं, सुरक्षा दी नहीं गई है, सुरक्षा का अभी प्रयास किया गया। और आज ये वहाँ पहुंचे हैं, वहाँ पे आज पहुंचे हैं, हमारी टीम वहाँ पहुंची है थानागाजी। जब हमारी टीम पहुंची है, वापस कार्रवाई की गई है, जहां से जिस एसआई शुरू में जो सीआई था उसके पास जो एफआईआर लिखवाई गई थी, उसने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसको निलंबित किया गया है वहां से। अभी ताजा अपडेट यही था कि उसको वहां से सरदार सिंह है, उसको निलंबित किया गया है। आगे के जो अधिकारी वो तो सस्पेंड कल ही कर दिया गया था उनको, और कल रात पहले उनको सस्पेंड किया गया था 3 बजे, और उसके बाद एसपी को रात को एपीओ किया गया। प्रोसेस ये चल रहा है कि एक को गिरफ्तार, जो 4-5 है उनको सबको गिरफ्तारी की मांग है, और वो कल तक हर हालत में उनको गिरफ्तारी चाहिए। चलिए जोशी साहब, आप कुछ कह रहे थे बीच में, समय कम है, मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा। इसलिए कह रहा था कि आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से कि इसका इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो इन क्लिप्स के माध्यम से होगा। हाँ। जो मौके का आधार है उसका होगा। हाँ। और ये 2 विटनेस हैं, जो लड़का है और जो लड़की है, ये इसके अलावा नहीं होगा। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ये क्लिप्स को अगर कानूनी रूप से किसी ने ये कह दिया कि इसके अंदर मिलावट कर दी गई है, इसमें कर दी गई है, तो ये पुलिस की लापरवाही होगी। क्योंकि ये आज की स्थिति में उन मोबाइल्स को ये रख सकते हैं अपने पास जहां से बनाई गई है, जहां तैयार की गई है, और मोबाइल के अंदर जो तैयार की गई है वो चीज कभी भी मिटाई नहीं जा सकती, कभी उसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर चेंज हो गया तो ये मान के चलना कि ये पुलिस की लापरवाही होगी, और अगर नहीं है तो ये कंप्लीट होगा। बिल्कुल, उसमें कोई बात नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी समझदार ऑफिसर इतनी लापरवाही करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं तो पुलिस तो 2 कदम आगे होती है कि गूगल पे सारी इमेज जब एंड्रॉइड फोन है तो आपकी होती है, और आईटी एक्ट में
जिस तरह से जो जोशी साहब जिस पिक्चर की बात कर रहे हैं, आई थिंक वो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है और एक एविडेंस है वो उस पूरे केस के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आज खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।